अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? अ, अपनी अपनी चाय पकड़ लें, या चाय नहीं पकड़नी तो कोल्ड ड्रिंक पकड़ लें, क्योंकि मैंने पकड़ लिया है। तो अब हमने अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 4। और इससे पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या चीज़ है, उसके अंदर कौन से तीन मेन चीज़ें हैं। फिर हमने पढ़ा कि एविडेंस जो है वो क्यों फायदेमंद है, व्हाई इज ईबीपी नेसेसरी फॉर पेशेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रैक्टिशनर्स। ठीक है। आज हम देखते हैं कि दिस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अंदर ये जो हमने एविडेंस की बात की है, ये एविडेंस कहाँ से ढूंढे। चलो, इस बात पे हमें राजी कर लिया कि जो भी प्रैक्टिस करनी है वो एविडेंस के बेस पे करनी है। अब ये एविडेंस कहाँ से लाएं? वो क्राइम सीन का एविडेंस तो है नहीं जो हम फौरन ला सकें कहीं से। ठीक है। तो कहीं से तो लाना है ना हमने। अब इस एविडेंस को कहाँ से ढूंढें, कहाँ से लेकर आए, उसके लिए हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं। वर्ल्ड वाइड वेब है, WWW, जिससे सारा कुछ शुरू होता है। फिर उसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ तरीकाकार है कि एंड और ये दो टर्म्स हैं कि मैं ऐसा ऐसा आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। अच्छा जी। तो एविडेंस जो हमने कहा है, इससे पहले क्वेश्चन हमने इससे पहले जो लेक्चर था हमारा, दैट वाज अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ द क्लिनिकल क्वेश्चन। तो व्हाई इज मिरर थेरेपी इफेक्टिव फॉर ब्रेन इंजर्ड और स्ट्रोक पेशेंट्स विद पार्शियल पैरालिसिस और गेट डिसऑर्डर्स? ये एक टाइप ऑफ क्लिनिकल क्वेश्चन। ठीक है। इस क्लिनिकल क्वेश्चन में अगर हम इसको डाइसेक्ट करें तो इंटरवेंशन कौन सी है? मिरर थेरेपी। पेशेंट प्रॉब्लम क्या है? ब्रेन इंजर्ड या फिर स्ट्रोक पेशेंट्स। ठीक है। और जिनके अंदर पार्शियल पैरालिसिस भी हो और गेट डिसऑर्डर भी हो। फाइंडिंग द एविडेंस। अब एविडेंस कहाँ से ढूंढे? सॉरी, उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने क्लिनिकल क्वेश्चन बनाना है। क्लिनिकल क्वेश्चन जब आप बनाएंगे, ठीक है, पहला स्टेप ये था कि फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्लिनिकल क्वेश्चन। कोई भी आपने क्लिनिकल क्वेश्चन बना लिया, वो कैसे बनाना है वो इससे जो लेक्चर नंबर 3 है, इससे पिछला लेक्चर, उसके अंदर डिटेल में बताया। ठीक है। लुकिंग ऑफ रेलिवेंट एविडेंस, evidence of the effect of intervention best found and the Pedro and Cochrane library। अब ये जो एविडेंस जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि क्लिनिकल क्वेश्चंस जो हैं वो काफी सारी टाइप, चार मेन टाइप्स के होते हैं, और फिजियोथेरेपी में जो ज्यादातर बनते हैं वो अबाउट द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन होते हैं। तो इससे रिलेटेड जो एविडेंस है वो हमारे पास दो मेन जगह हैं, या पेड्रो होता है या कोश्रेन लाइब्रेरी होती है। इसके अलावा पबमेड भी होता है, और भी बहुत सारी, गूगल स्कॉलर ज्यादातर यूज किया जाता है। बट ये कुछ डेटाबेसेस हैं जिनके ऊपर रिसर्चेस जो हैं पब्लिश पड़ी हुई होती हैं, जहाँ से आप एविडेंस ले सकते हैं। Regardless of what database is searched, it is important to select the terms carefully so that the search is specific and efficient। अब जो मर्जी आपने डेटाबेस लिख रहे हैं, अगर उसके ऊपर आप लड़कियां, जैसे गूगल में कहते हैं ना, लड़कियां क्या कहती हैं, पूरा पूरा क्वेश्चन लिख देती हैं गूगल में। वैसे तो मुझे लगता है वो फायदा ही होता है, उससे नुकसान कोई नहीं होता। बट अगर आपने एविडेंस डेटाबेस जो मर्जी सिलेक्ट कर लें, जब तक आप आपके जो सर्च टर्म्स हैं, किस नाम से या क्या लिख के आप सर्च करेंगे, अगर वो एफिशिएंट नहीं होगी तो फिर आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो भी इतने एफिशिएंट नहीं होंगे। एफिशिएंट सर्चिंग का मतलब क्या होता है कि सेंसिटिव भी हो और स्पेसिफिक भी हो, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है। सेंसिटिव का मतलब ये है कि जो चीज आपको चाहिए वो मिल जाए। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि वो मिल तो रही है बट कोई अनरिलेटेड या अनरेलेवेंट, जो इरेलीवेंट चीजें हैं, वो ज्यादा शो ना हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सेंसिटिव सर्च का क्या मतलब हो सकता है? आपको लंबर डिस्क हर्निएशन से रिलेटेड ढूंढनी है, तो सेंसिटिव सर्च का मतलब क्या होगा कि जितने भी रिजल्ट्स आए उन सब के अंदर डिस्क हर्निएशन का जिक्र जरूर हो। ठीक है। लेकिन वो स्पेसिफिक भी हो। स्पेसिफिक क्यों? कि जो आपको चाहिए, जिस अगर आपको सिर्फ 41 ईयर ओल्ड में चाहिए तो सिर्फ 41 ईयर रोल से रिलेटेड ही आए, ये ना। अगर वो स्पेसिफिक होगी तो वो आपके एज ग्रुप से रिलेटेड होगी, अगर वो स्पेसिफिक नहीं होगी तो फिर वो क्या रिजल्ट देगी? वो हो सकता है किसी ट्रॉमा की वजह से लंबर डिस्क दिखा दे, वो हो सकता है किसी डिजीज की वजह से लंबर डिस्क दिखा दे। क्योंकि सेंसिटिव तो वो तब भी होगी, सेंसिटिव का मतलब क्या है, सब में लंबर डिस्क होगी, लंबर डिस्क हर्निएशन होगी, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो आपसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं होगी। तो सेंसिटिव और स्पेसिफिक का फर्क, ये जो भी फर्क है, रटा थोड़ा सा लगा लें, इसको आहिस्ता आहिस्ता समझने में मुश्किल होती है। सेंसिटिव का मतलब है आपसे रिलेटेड हो, स्पेसिफिक ये हो कि कम से कम इररेलेवेंट स्टडीज हो। ठीक है। तो
इसके लिए एक इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी आपकी एविडेंस की जो सर्चेज होती है ना, वो सेंसिटिव भी हों और वो स्पेसिफिक भी हों, दोनों बेहतर होंगी। तो फिर आपकी जो एविडेंस है वो आपके पास अच्छा निकलेगा, या आपकी रिसर्चेज जो है वो आप बेहतर फाइंड कर सकेंगे। और ये जो चीज़ है, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंप्रूव होती हैं, ये याद करके करके नहीं होता। ये जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते, आप एक्चुअली उससे रिलेटेड स्टफ फाइंड नहीं करते अपने टॉपिक से रिलेटेड, तब तक आपको ये चीज़ें आती नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब, गूगल खोल लो, याहू खोल लो, हर चीज इससे शुरू होती है। सिलेक्टिंग सर्च टर्म्स, ठीक है, सर्च टर्म वो होती है, या तो आपकी कंडीशन का नाम होगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर क्लिनिकल क्वेश्चन। Regardless of the question and database, we will need to select the search terms, right? तो आपको स्पेसिफाई करने होंगे वर्ड्स दैट टेल databases what you are searching for। अच्छा, ये ना ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको ना साथ खोल के फिर दिखाती हूँ, ठीक है। तो हम गूगल स्कॉलर खोल लें। गूगल स्कॉलर खोल लिया, इजीएस्ट यहाँ पे, ठीक है। अब जो हमारी सर्च टर्म है, लेट से हम बात करते हैं, क्वेश्चन क्या था हमारा, कोई भी क्वेश्चन निकालें। क्लिनिकल क्वेश्चन के अंदर लेट से स्ट्रोक के ऊपर हमने बात करनी है कि वेट बेरिंग बेहतर है या नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस बेहतर है, ठीक है। ये हमारा समहाउ क्लिनिकल क्वेश्चन है। तो सर्च टर्म क्या बनाएंगे, एक तो वर्ड हो गया की वर्ड है आपका स्ट्रोक, उसके बाद एंड कौन सी थी, वेट बेरिंग। ये देखो जी, ठीक है, इसके अंदर आप अपनी डेट बेस सिंस 23 कर देते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा पुराना नहीं जाना। तो अब जो हमारे पास आई है ना रिसर्चेस सारी, जो भी आपके पास एविडेंस निकला है, अगर हम इसे देखें तो स्ट्रोक है इसके अंदर, ये आपका सर्च टर्म थी, और इसके अंदर वेट बेरिंग का जिक्र भी है, ठीक है। वेट बेरिंग सिमेट्री फॉर स्टैंडिंग इन अर्ली फेज, ये भी स्ट्रोक और वेट बेरिंग दोनों है इसके अंदर। इफेक्ट ऑफ वेट बेरिंग वर्सेस इंक्रीजिंग स्पीड ड्यूरिंग ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब जो आपने मांगा था ना, आपने मांगी थी कि मेरी जो भी एविडेंस आए उसमें स्ट्रोक का जिक्र भी हो, उसमें वेट बेरिंग का जिक्र भी हो, वो सारी चीजें आपको मिल रही हैं। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको थोड़ा सा इसको और रिफाइन करना पड़ता है। जितनी आप अपनी ये सर्च टर्म्स रिफाइन करते जाते हैं उतना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखती हूँ कि मुझे हेमीप्लीजिक स्ट्रोक में चाहिए एंड वेट बेरिंग, ठीक है। अब ये सिर्फ इसमें वो आएंगे जो हेमीप्लीजिया जो पेशेंट्स होंगे ना, जिनको सिर्फ उनके अंदर जो वेट बेरिंग होगी वो आएगी। तो द मोर यू रिफाइन योर सर्च टर्म्स, बेटर आर यू गोइंग टू बी योर रिजल्ट्स, ठीक है। तो वेट सपोर्टेड ट्रेनिंग improve वॉकिंग परफॉर्मेंस मोर देन unsupported ट्रेनिंग फॉलोइंग द स्ट्रोक, ये क्वेश्चन था हमारा। तो की एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे, या तो वेट बेरिंग होगा या वॉकिंग होगी या स्ट्रोक होगा। मेनी स्टडीज ऑन स्ट्रोक, some on walking training and some on the weight supported, alternative terms भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। alternative terms क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एल्बो का हम टेनिस एल्बो देखते हैं, ठीक है। अब लेट से आपने टेनिस एल्बो देखनी है, तो आप क्या करेंगे, टेनिस एल्बो एंड अल्ट्रासाउंड कर लें। चलो, टेनिस एल्बो एंड अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अब टेनिस एल्बो है, टेनिस एल्बो का एक और नाम भी होता है, क्या होता है वो, लैटरल एपिकोंडाइटिस, ठीक है। अगर आपको टेनिस एल्बो से रिलेटेड ज्यादा चीजें नहीं मिल रही, तो यू कैन डू समथिंग एपिकोंडाइलाइटिस, होपफुली ठीक हो क्या। वाओ, मैंने इतना कैपिटल्स में क्यों लिखा है। अच्छा खैर, अब लैटरल एपिकोंडाइटिस इज एन अदर नेम फॉर टेनिस एल्बो। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी सर्चेस नजर आ गई हैं, ठीक है। तो ये है यूज ऑफ द अल्टरनेटिव टर्म्स। आप ये करके भी अपनी रिसर्च के अंदर जो आपका एविडेंस है, यू कैन इजिली फाइंड इट। ये तो पिछली एग्जांपल होगी कि वेट सपोर्ट की ट्रेनिंग, वॉकिंग विद वेट सपोर्ट। अल्टरनेटिव टर्म्स आप आगे नीचे करके स्ट्रोक की जगह सीवीए लिखते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट लिखते हैं, स्ट्रोक लिख दें, जो मर्जी लिख दें, हेमीप्लीजिया लिख दें, क्वाड्रिप्लीजिया, जो भी आपको चाहिए उस तरह की चीजें लिखते जाएं, आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है यूज ऑफ वाइल्ड कार्ड्स। मोस्ट डेटाबेसेस हैव द फैसिलिटी टू यूज वाइल्ड कार्ड्स टू आइडेंटिफाई द वर्ड वेट। वाइल्ड कार्ड्स होते हैं, ये जो स्टार होता है ना, इस तरह का, आप पूरा वर्ड नहीं लिखते, आप स्टार लिख देते हैं। तो लंबर अगर आपने लिखना है, या लंबो सैक्रल या लंबो
सैक्रल या लंबर, इस मतलब किस तरह कोई रिसर्च है, लेट्स से किसी ने रिसर्च पब्लिश किया और उसने उसमें लंबर का वर्ड नहीं यूज किया, उसमें लंबो सैक्रल का वर्ड यूज किया, ठीक है। तो अगर आप खाली लंबर वर्ड यूज करते हैं अपने रिसर्च में, तो आपको वो वाली रिसर्च शो नहीं होगी जिसके अंदर किसी ने लंबो सैक्रल का वर्ड यूज किया अपने लिए। हालांकि चाहे वो आपसे रिलेटेड कितनी भी रेलिवेंट हो, लेकिन आपने अपना रिसर्च जो थी इस वर्ड से शुरू की थी, तो आपको ये शो नहीं होगा। इसीलिए इस तरह के वाइल्ड कार्ड यूज होते हैं कुछ डेटाबेसेस पे, फॉर एग्जांपल पेड्रो वगैरह पे एस्टेरिक सिंबल्स होते हैं। तो अगर आप ये लिख के एस्टेरिक डालते हैं ना, तो इससे रिलेटेड ये लंबर है, लंबो सैक्रल है, लंबो सैक्रल है, लंबर सैक्रल है, जो मर्जी हो वो सारा शो होगा आपको। ठीक है, तो ये वाइल्ड कार्ड्स होते हैं फॉर फाइंडिंग द बेटर एविडेंस। दूसरे होते हैं एंड और। अभी आपने देखा था मैंने एंड लगाया था हर जगह, ठीक है। एंड लगाते हैं, चलो मैं अब आपको इसी तरह समझाती हूँ। एंड हमेशा तब लगाते हैं जब आपको कोई ऐसी रिसर्च चाहिए जो एंड के मतलब के, एक लेटरल एपिकोंडाइलिटिस एक कंडीशन है, दूसरी अल्ट्रासाउंड है, इन दोनों के दरमियान में एंड सिर्फ तब लगाते हैं जब आपको एक रिसर्च में ऐसी रिसर्च चाहिए एज अ रिजल्ट जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड का जिक्र भी हो और लेटरल एपिकोंडाइलिटिस का जिक्र भी हो। अगर मैं ये कह दूं कि लेटरल एपिकोंडाइलिटिस और लगा देते हैं, दूसरी टर्म ये है, ठीक है, और टेनिस एल्बो। इसके अंदर क्या है कि अब ऐसी रिसर्चेस निकलेंगी जिसके अंदर या लेटरल एपिकोंडाइलिटिस का जिक्र होगा या टेनिस एल्बो का जिक्र होगा, ठीक है। तो ये होती है अगर आपने रिसर्च को ब्रॉड करना है, तो मतलब आपको ऐसी रिसर्चेस चाहिए जिसके अंदर दोनों में से कोई भी यूज हुआ हुआ हो, इसका मतलब आपको फायदा होगी। लेकिन एंड तब लगाया जाता है जिसके अंदर सिर्फ यूजुअली दो उनके दरमियान में ऐसी दो आपकी ट्रीटमेंट्स हैं, उनके दरमियान में लगाते हैं, ताकि इसको कैपिटल्स में लिखते हैं, एंड एक्सरसाइज। अब क्या होगा, एंड लगा के आपको जो भी रिसर्चेस आएंगी उसके अंदर लेटरल एपिकोंडाइलिटिस एंड एक्सरसाइज दोनों का जिक्र होगा। जबकि और अगर मैं लगाती, तो या उसमें एक्सरसाइज होती या उसमें लेटरल एपिकोंडाइलिटिस होता। तो ये एक यूज है इन दोनों का। और जब लगाते हैं जब आपने रिसर्च को वाइड करना हो, ठीक है, दोनों का जिक्र हो, दोनों में से किसी का भी हो, दोनों आ जाए। एंड तब लगाते हैं जब आपने उसको नैरो करना है, मतलब कि बहुत ज्यादा इररेलेवेंट आपको स्टडीज नहीं चाहिए, तो इस तरह ये स्पेसिफिसिटी और जो सेंसिटिविटी है ना उसको इंक्रीज करता है। यूज ऑफ डिसलोकेशन आप, ये वही चीजें हैं, बार बार उनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, अगर आपने रीड करना हो तो कर लीजिएगा, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि अगर आपने ज्यादा अब्रॉड करनी है सर्च, तो आप और से कनेक्ट करते जाएं अपनी टर्म्स को। लेकिन अगर आपने नैरो करनी है कि आपको गैर जरूरी रिजल्ट्स नहीं चाहिए, आपको बस वही चाहिए जिनका आपके साथ ताल्लुक हो, तो फिर आप क्या करें, उनको एंड से कनेक्ट करते जाएं। ठीक है, टेनिस एल्बो और लेटरल एपिकोंडाइलिटिस अल्ट्रासाउंड एंड एंकल स्प्रेन में करना है आपने, तो फिर अल्ट्रासाउंड एंड एंकल स्प्रेन करेंगे आप। फाइंडिंग एविडेंस ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन, उसके लिए मेन कौन सी है जनाब, हमारे पास पेड्रो है। पेड्रो खोलें, पेड्रो के ऊपर दो मेन उसके आती हैं, या एडवांस सर्च होती है या फिर जो सिंपल सर्च है उसमें होती है। सिंपल से शुरू करें, लेकिन एडवांस भी कर लें तो खैर है, कुछ फर्क कोई नहीं पड़ता। एडवांस में क्या है वो थोड़ा और डिटेल में आपको दिखा देती हैं चीजें। सिंपल सर्च आपको एंड से कंबाइन करती है, सिंपलेस्ट यूज है, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा नहीं होता। एडवांस सर्च थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बट आई थिंक गो फॉर एडवांस्ड। वाई, करना ही है जब काम, तो फिर बेहतर तरीके से करो। दूसरा एक डेटाबेस है हमारे पास, पेड्रो हो गई, उसके बाद पबमेड है एक हमारे पास। ये मेन है जहाँ पे आपको इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन से रिलेटेड ज्यादातर चीजें मिलती हैं। तो उसके अलावा क्वेश्चन लाइब्रेरी, और क्वेश्चन लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि इसके ऊपर दो तीन डेटाबेसेस की, मतलब कि ये एक वेबसाइट या जो भी ये डेटाबेस है इसके ऊपर फर्दर कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस है, जिसमें ज्यादातर क्या है, सिस्टमेटिक रिव्यूज मिल जाते हैं आपको। अच्छा, आई होप आप लोगों को स्टडी के हायरार्कीज का पता हो कि व्हाट टाइप ऑफ स्टडीज कौन कौन सी होती हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ना, रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, कोहोर्ट स्टडीज होती हैं, सर्वेज होते हैं, सिस्टमैटिक रिव्यूज होते हैं। सिस्टमैटिक रिव्यूज यूजुअली सबसे टॉप पे होते हैं। तो अगर आपने सिस्टमैटिक रिव्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको क्वेश्चन लाइब्रेरी से मिल जाएगी। अगर आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट्स चाहिए तो वो भी वहां से मिल जाएंगे। अगर आपको रजिस्टर कंट्रोल ट्रायल्स चाहिए, आपको कंट्रोल ट्रायल्स, ठीक है, तो वो भी आपको इस पे मिल जाएंगे। दिस इज अ बेटर सोर्स। लेकिन कर लेते हैं, आप कुछ लोग फोकस करके इस पे करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, बट मेरा जितना एक्सपीरियंस है ना, मुझे इनके बगैर भी चीजें मिल जाती हैं। तो वो कोई इतनी परेशानी वाली चीज नहीं है। मेन सर्च पे भी हाँ, सिंपल गूगल सर्च नहीं आपने करनी, अगर करनी है तो गूगल स्कॉलर के सर्च से शुरू करें।
बट कभी कभार आपका टॉपिक इतना यूनिक होता है कि आपको उससे रिलेटेड तमीजदार इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो और अप टू डेट भी चाहिए हमें, तो आप यू कैन इजीली यूज दीज डेटाबेसेस। तो उसके अलावा जो एक और चीज है, अगर आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, फैक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन तो हमने देख ली। अगर आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस वो क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड करता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कितना एक्यूरेट है ये भी आपने पता करना है। आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट किया, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है वो भी आपने देखना है। स्केल ऑफ टेस्टर पे भी डिपेंड करता है, जिसने वो टेस्ट अप्लाई करना है उसकी स्केल पे भी तो डिपेंड करेगा सही से किया है या नहीं। मुझे ये टेस्ट ही ना परफॉर्म करना आता हो, शोल्डर रोटेटर कफ को चेक करने का, और फिर मैं कहूँ कि इसने तो टेस्ट ही ठीक नहीं था, तो उस बेचारे टेस्ट का तो कोई कसूर नहीं ना था। तो ये भी चीजें मैटर करती हैं। मैनुअल स्केल, क्लिनिकल एक्सपर्टीज, अगर टेस्टर इनकेपेबल हो जनरेटिंग एक्यूरेट डायग्नोसिस, टेस्ट ना पता लगे, सेटिंग इन विच टेस्ट पर परफॉर्म, सेटिंग से ठीक ना हो, तो भी आपको ये चीजों एविडेंस पे फर्क डालती हैं। तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ कंडीशन टेस्ट पॉजिटिव, एब्सेंस ऑफ कंडीशन टेस्ट नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का ये मतलब हो गया, अगर किसी को कोविड है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव, किसी को कोविड नहीं है तो इसका मतलब वो नेगेटिव है। अगर किसी को पॉजिटिव है लेकिन टेस्ट आया है नेगेटिव का, इसका मतलब क्या है, वो फॉल्स नेगेटिव है, ठीक है। मतलब कि उसका अपेरेंट रिजल्ट, टेस्ट का रिजल्ट आया नेगेटिव बट उसके अंदर सिम्टम्स हैं, तो इसका मतलब वो फॉल्स नेगेटिव है। अगर किसी पेशेंट के अंदर कोविड नहीं है लेकिन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया, तो उसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है। लेकिन यूजुअली एपिडेमिक्स में फॉल्स पॉजिटिव नहीं आते, और एपिडेमिक्स को इसी तरह ट्रीट किया जाता है, बट दैट इज द केस ऑफ एपिडेमिक्स, ठीक है। इट इज रेयर दैट सिंगल टेस्ट क्लियरली रूल्स इन एंड रूल्स आउट द डायग्नोसिस, के हम एक टेस्ट की बेस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसको कंडीशन है या नहीं है। तो सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, ये चीज हम पहले देख चुके हैं। सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिव हो जो भी आपने टेस्ट परफॉर्म किया है या जो आपने रिसर्च किया है, अगर हम इसको टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लें, ठीक है। एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, फॉर एग्जांपल कौन सा टेस्ट लें, कोई मुझे एग्जांपल दे। अच्छा ठीक है, शोल्डर रोटेटर कफ का देख लेते हैं, ठीक है। शोल्डर रोटेटर कफ का लेट्स से नियर इम्पिंजमेंट एक टेस्ट होता है। सेंसिटिव का क्या मतलब है कि नियर इम्पिंजमेंट टेस्ट करने से क्या पेन प्रोड्यूस होती है, अगर पेन प्रोड्यूस होती है इसका मतलब वो टेस्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब जो नियर इम्पिंजमेंट टेस्ट है वो सेंसिटिव है इन रिकॉग्नाइजिंग द रोटेटर कफ प्रॉब्लम। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, अब रोटेटर कफ के अंदर चार तो मेन आपकी टेंडन्स है ना, क्या नियर इम्पिंजमेंट स्पेसिफिक भी है टू अ सर्टेन टेंडन और नॉट। अगर वो नहीं है तो वो भी मसला है, ठीक है। ये तो हमें पता लग गया कि शोल्डर के रोटेटर कफ में मसला है, सेंसिटिव है वो। रो- लेकिन क्या वो स्पेसिफिक भी है या नहीं है, तो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों ज्यादा होनी चाहिए। Sensitivity is the probability that people who truly have the condition as determined by testing with reference standard will test positive, ठीक है। अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब वो सेंसिटिव है टेस्ट। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है is the probability that people who do not have the condition will test negative, मतलब कि अगर किसी को सुप्रास्पेनिटस टेंडन का रोटेटर कफ है और नियर इम्पिंजमेंट टेस्ट ये बताता है कि जी रोटेटर कफ के अंदर मसला है, सेंसिटिव तो वो है, रोटेटर कफ के अंदर जो भी मसला है उसने फौरन से पिक कर लिया और उसने आपको बता दिया, लेकिन क्या वो स्पेसिफिक है या नहीं है, क्या वो आपको ये बता रहा है कि ये सुप्रास्कैपुलर से रिलेटेड ही है या क्या पता ये टेरीज माइनर का हो, तो वो स्पेसिफिक भी होना चाहिए। मतलब आप सुप्रास्कैपुलर को लगे रहे, मसला किसी और चीज में हो, तो आपका जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है या जो आपका एविडेंस है जो आप फाइंड करते हैं वो सेंसिटिव भी होना चाहिए और स्पेसिफिक भी होना चाहिए। एक और एग्जांपल है हमारे पास स्लम्प टेस्ट की। स्लम्प टेस्ट परफॉर्म करते हैं, मोर सेंसिटिव है, इसके बारे में कहा जाता है इट इज मोर सेंसिटिव देन एसएलआर इन पेशेंट्स विद लंबर डिस्क हर्निएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब कि कोई भी अगर लंबर डिस्क की हर्निएशन है तो जो स्लम्प टेस्ट है वो जल्दी पिक कर लेगा। 0.8% है एसएलआर, 0.5% सेंसिटिव है, मतलब कि ये जल्दी पिक कर सकता है। स्लम्प टेस्ट कैन इजीली पिक लंबर डिस्क herniation as compared to SLR, but SLR is more specific than the slump test। इसका मतलब क्या है कि SLR अगर आपको रिजल्ट दे रहा है ना, तो इसका मतलब लंबर डिस्क herniation ही है और कोई और herniation नहीं है या कोई और प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह दैट इज डिस्गाइजिंग इटसेल्फ एज अ लंबर डिस्क herniation। वो जो डिस्गाइज है ना
उसको सिर्फ एसएलआर जो है, वो जो स्पेसिफिक टेस्ट है ना, सिर्फ उसको वो डायग्नोज कर सकता है। सेंसिटिविटी उसको डायग्नोज नहीं कर सकती। सेंसिटिविटी सिर्फ ये बताती है कि इस बंदे के अंदर डिस्क हर्निएशन है, लंबर डिस्क हर्निएशन है, लेकिन स्पेसिफिक ये बताता है कि इसके अंदर सिर्फ लंबर डिस्क हर्निएशन है और कोई और चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट के अंदर लंबर डिस्क हर्निएशन भी हो और साथ में कुछ और रेडिकुलोपैथी भी हो। सेंसिटिव और स्पेसिफिक का यही मेन डिफरेंस है कि सेंसिटिव भी बताता है कि उसके अंदर लंबर डिस्क हर्निएशन है, चाहे उसके साथ कुछ और हो या ना हो। वो ये बता देगा कि लंबर डिस्क हर्निएशन जरूर है। लेकिन स्पेसिफिक ये बताएगा कि इसमें सिर्फ लंबर डिस्क हर्निएशन है और कुछ और नहीं है। ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी भी जरूरी है और सेंसिटिविटी भी जरूरी है। आइडियली जितना क्लोज टू 100% होंगी चीजें, उतना बेहतर होता है। ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी का ये मेन डिफरेंस है। और ये आज का टॉपिक था कि एविडेंस हम कहाँ से ढूंढें। तो एविडेंस ढूंढने के मैं रिवाइज कर देती हूँ थोड़ा सा, कि एविडेंस ढूंढने की डेटाबेसेस हैं। एविडेंस ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन की क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी में ज्यादातर ये होता है। तो पबमेड, कोशेन लाइब्रेरी, पेड्रो, कोशिंग लाइब्रेरी के अंदर फर्दर आगे डेटाबेसेस हैं, उनके नाम हैं, वो सारी चीजें हैं, वहां पे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। बस ये आज का लेक्चर था। बाकी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो किसी भी चीज से रिलेटेड, तो मेरा ईमेल आईडी गिवन है, आप उसके ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।